नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका रजनी उपाध्याय और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे थे एन फ्रैंक की डायरी, यानी कि डायरी के कुछ पन्ने जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका वितान में दिया गया चैप्टर 4 है। तो इस डायरी में आपने अभी तक देखा कि किस तरह से एन फ्रैंक यानी कि जो नाजियों का यहूदियों पर जो अत्याचार हुआ था, उस अत्याचार में एन फ्रैंक और उसकी फैमिली किस तरह से फंस गए थे और किस तरह से उन्हें छुपने के लिए सीक्रेट हाउस में जाना पड़ा था, सीक्रेट जगह पर जाना पड़ा था। और उसके बाद क्या कुछ उनकी जिंदगी में हुआ, वो सारी बातें एन फ्रैंक ने इस डायरी में लिखी हुई है। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा आपको इसमें बहुत सारी चीजें उस टाइम के बारे में सीखने को मिलेंगी कि किस तरह से यहूदियों पर नाजियों का अत्याचार हुआ था। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सेशन में एन फ्रैंक की जो 3 पेज थे डायरी के, वो लगभग पढ़ लिए थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एन फ्रैंक की जो आयु थी जब उन्होंने ये डायरी लिखना शुरू किया था, मात्र 13 वर्ष की अवस्था उनकी थी जब ये डायरी उनको उनके पिताजी ने उनके बर्थडे पर गिफ्ट की थी। और उसके बाद 2 वर्ष तक वो इस डायरी को लिखती रही। जब वो सीक्रेट हाउस में गई और सीक्रेट हाउस में वो 2 वर्ष तक रहे और अपने अपने फ्लैट को छोड़कर, और फिर वहां से 2 वर्ष बाद मात्र 15 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या क्या इस डायरी के अंदर लिखा है, अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से वो कहती हैं कि रात को जब मैं बिस्तर पर होती हूँ तो अपने पापों और बढ़ चढ़कर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती हूँ, और वो इतनी ज्यादा होती हैं कि मैं अपने मुंह के हिसाब से या तो उन पर हंस सकती हूँ या रो सकती हूँ। तब मैं अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ उससे अलग होना चाहती हूँ या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ। फिर वो अपनी प्यारी किट्टी को समझाती हैं। किट्टी, जो उनकी डायरी का नाम है, वो उसको अपनी प्रिय सहेली मानती है। वो कहती हैं कि मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ, लेकिन मेरी चीजें एक बार लिखकर उन्हें काटना, मैं अपनी चीजों को एक बार लिखकर उन्हें काटना पसंद नहीं करती। और इस कमी वाले वक्त में कागज को मोड़ तोड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देना मुझे बिल्कुल इस टाइम पे मना है। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि तो इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। तुम्हारी एन। तो अपनी प्यारी जो किट्टी है, अपनी जो डायरी है, उसको यहाँ पर संबोधित करते हुए कहती हैं एन फ्रैंक। अब आज का दिन है 19 मार्च सन 1943, यानी कि 1943। फिर से वो अपनी डायरी में एक पेज लिखती हैं। अभी 1 घंटा भी नहीं बीता कि हमारी खुशी निराशा में बदल गई। टर्की अभी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। हुआ यह था कि केंद्रीय मंत्री ने यह कहा कि टर्की जल्दी ही तटस्थता छोड़ देगा। डैम चौक पर अखबार बेचने वाला चिल्ला रहा था, टर्की इंग्लैंड के पक्ष में। अखबार उसके हाथ से झपटे जा रहे थे और इस तरह हमने भी उत्साहवर्धक अफवाह सुनी थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। यह ब्लैक मार्केट का धंधा करने वालों और उनके जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन उससे बड़ा संकट उन लोगों का है जो या तो भूमिगत है या जो अपने धन का हिसाब किताब नहीं दे सकते। 1000 गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्थिति में हो कि ये नोट आपके पास आया कैसे, और उसका सबूत भी देना होगा। इन्हें कर अदा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन अगले हफ्ते तक ही 500 गिल्डर के नोट भी तभी बेकार हो जाएंगे। गिएज एंड कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बाकी हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। इन्हें कंपनी ने आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी निपटा दिया।
इसीलिए फिलहाल तो गर्दन पानी के ऊपर है। मिस्टर डिसेल को कहीं से बाबा आदम के जमाने की पैरों से चलने वाली दांतों की ड्रिल मशीन मिल गई। इसका संभवतः जल्दी ही मेरे दांतों का पूरा चेकअप हो पाएगा। जब घर के कायदे कानून मानने की बात आती तो मिस्टर डिसेल भयंकर रूप से आलस दिखाते। न केवल वो चार्लोट से पत्राचार कर रहे थे हैं और भी कई दूसरे लोगों के साथ भी चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गेट, जो कि उनकी डच अध्यापिका है, उनके ये पत्र ठीक करती है और पापा ने उन्हें मना किया है कि वे सब कारोबार बंद करें और मार्गेट ने उनके पत्र ठीक करने बंद कर दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वे अपनी चिट्ठी पत्री फिर से शुरू कर देंगे। जनाब हिटलर घायल सैनिकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने उन्हें रेडियो पर सुना। सचमुच यह सब कुछ करुणाजनक था। सवालों जवाबों का सिलसिला इस तरह से चल रहा था। मेरा नाम हेनरिक शापेल है। आप कहाँ जख्मी हुए थे? स्नालिनग्राद के पास। किस किस्म का घाव है ये? पाँव बर्फ की वजह से गल गए हैं और बाएं बाजू में हड्डी टूट गई है। ये बातें जस की तस दे रही हूँ जो मैंने रेडियो पर कठपुतलियों के खेल की तरह सुनी। घायल सैनिक जैसे अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। जितने ज्यादा घाव उतना ज्यादा गर्व। उनमें से एक तो हिटलर से हाथ मिलाने का ख्याल ही इतना उत्साहित हुआ जा रहा था। मेरे ख्याल से तो अभी भी वह उसी उत्साह में होगा कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मुझसे डिसेल साहब का साबुन जमीन में गिर गया और मेरी किस्मत खराब थी कि मेरा पैर उस पर पड़ गया। अब पूरा साबुन ही गायब है और मैंने पापा से कहा कि मिस्टर डिसेल को इसकी भरपाई कर दें। उनको हर महीने युद्ध के समय के घटिया साबुन की एक ही बिट्टी मिलती है। और फिर से शुक्रवार 23 जनवरी 1944। एन ने फिर अपनी एक डायरी का पन्ना यहाँ पर एन की एक डायरी का पन्ना फिर से यहाँ पर दिया गया है जो कि शुक्रवार 23 जनवरी 1944 का है। फिर से वो कहती हैं, मेरी प्यारी किट्टी, इधर के सप्ताहों में मुझे परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तुम्हें अतीत में गहरे उतरना पड़ेगा और इस खोज से तुम्हारे हाथ और पैर भी रोचक जानकारियां लगेंगी। हालांकि जब मेरे स्कूल के काम की बात आती है तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ और रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझ सकती हूँ। इसके बावजूद मैं अपने ज्यादातर रविवार अपने प्रिय फिल्म कलाकारों की तस्वीरें अलग देखने में गुजारती हूँ। यह संग्रह अच्छा खासा हो चुका है। मिस्टर कुगलर मुझ पर हर सोमवार कुछ ज्यादा ही मेहरबान होते हैं और मेरे लिए सिनेमा एंड थिएटर्स पत्रिका की प्रति ले आते हैं। इस घर परिवार के ऐसे लोग भी जो जरा भी दुनियादार नहीं है इसे पैसों की बर्बादी मानते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान भी होते हैं कि कैसे मैं एक साल के बाद भी किसी फिल्म के सभी कलाकारों के नाम ऊपर से नीचे सही बता सकती हूँ। बेब, जो अक्सर छुट्टी के दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाती है, शनिवार को ही मुझे बता देती है कि वे कौन सी फिल्म देखने जा रहे हैं। तो मैं फिल्म के मुख्य नायकों और नायिकाओं के नाम तथा समीक्षाएं फर्राटे से बोलना शुरू कर देती हूँ। हाल में ही मम्मी ने फिक्रा कसा कि मुझे बाद में फिल्में देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे सारी फिल्मों की कहानियां, नायकों के नाम, समीक्षाएं जबानी याद हैं। जब भी मैं नई केस सज्जा बनाकर बाहर आती हूँ तो मैं सबके चेहरों पर उग आई असहमति
साफ साफ पढ़ सकती हूँ और यह भी बता सकती हूँ कि कोई न कोई जरूर टोक देगा कि मैं फला फिल्म की स्टार की नकल कर रही हूँ। मेरा यह जवाब कि ये स्टाइल मैंने खुद का आविष्कार है, मजाक के रूप में ले लिया जाता है। जहां तक मेरे हेयर स्टाइल का सवाल है, ये आधे घंटे से ज्यादा नहीं टिका रहता तब तक जब तक मैं उससे बोर हो चुकी होती हूँ और सबकी टिप्पणियां सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते हैं। मैं सीधे गुसलखाने की तरफ लपकती हूँ और मेरे बाल फिर से पहले की तरह उलझे और घुंघराले हो जाते हैं। तो ये चैप्टर भी डायरी का यहाँ पर क्लोज किया गया। बुधवार 28 जनवरी 1944 फिर से किट्टी की का जो नेक्स्ट पेज है, यानी कि एनी फ्रैंक की डायरी का नेक्स्ट पेज है। आज सुबह मैं सोच रही थी कि क्या तुमने अपने आप को कभी गाय समझा है? जैसे हर दिन मेरी बासी खबरें बार बार चबानी पड़ती है। इनकी इतनी अधिक जुगाली तुम्हें उबासी आ जाए और तुम मन ही मन कामना करो कि एन कुछ नए समाचार दे। सॉरी, तुम्हें तो ये नाली के सड़ते पानी की तरह निरस लगता होगा, लेकिन जरा मेरी हालत की कल्पना करो जिसे रोज रोज यही सुनना पड़ता है। अगर खाने के वक्त बातचीत राजनीति या अच्छे खाने के बारे में न हो रही होती तो मम्मी या मिसेज वानदान अपने बचपन की उन कहानियों को लेकर बैठ जाती जो हम 1000 बार सुन चुके हैं, या फिर डिसेल शुरू हो जाते हैं। खूबसूरत रेस के घोड़े, उनकी चारलोट का महंगा वार्डरोब, लीक करती नावें, 4 बरस की उम्र में तैर सकने वाले बच्चे, दर्द करती मांसपेशियां और डरे हुए मरीज। ये सब किस्से, इन सारी बातों का निचोड़ ये है, जब भी हम 8 में से कोई भी अपना मुंह खोलता है, बाकी 7 उसके लिए कहानी पूरी कर सकते हैं। किसी भी लतीफे को सुनने से पहले ही हमें उसकी पंच लाइन पता होती है और नतीजा यह होता है कि लतीफा सुनने वाले को अकेले ही हंसना पड़ता है, क्योंकि अब उनको आपस में बैठकर बातचीत करते हुए, यानी कि वो 8 लोग आपस में बैठ के डिनर करते हैं या लंच करते हैं, तो वो कहते हैं कि जब भी वहां पर किसी का भी मुंह खुलता है तो सारी बातें इतनी ज्यादा रिपीट हो चुकी होती हैं कि दूसरे व्यक्ति को बात पूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बाकी सारे जो लोग हैं वो उनकी बात को पूरा कर देते हैं। अलग अलग ग्वाले, राशन वाले, कसाई जो घरों की इन भूतपूर्व मालकिनों के संपर्क में आए, इतनी बार उनके चरित्र चित्रण हो चुके हैं कि हमारी कल्पना शक्ति भी उनमें जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एनेक्सी की हालत यह है कि यहाँ नया या ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है। फिर भी इन सारी चीजों में ताजा सुनने सुनाने को कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन लोगों को नमक मिर्च लगाकर वह सब कुछ दोहराने की आदत न होती जो मिस्टर क्लीमैन जॉन मियम पहले ही बता चुके होते हैं। कई बार मैं मेज के नीचे अपने आप को खुद चिकोटी काट कर रोक रहती हूँ कि कहीं किसी को टोक न दूं। छोटे बच्चे, खासकर एन, कभी भी किसी को बड़ों को टोकने सही लाइन पर लाने की हिमाकत ना करे, भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतरी जा रही हो या उनकी कल्पना शक्ति का दिवाला पिट चुका हो। तो वहां पर उनके घर में एक रूल है कि कभी भी जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटे उन्हें नहीं टोकते। तो एन कहती कि बैठे बैठे कभी भी कुछ इस तरह की बातें भी हो जाती हैं, कुछ इस तरह की बकवास भी हो जाती है कि जिस पर मुझे अपने आप को चिकोटी काटनी पड़ती है, अपने आप को रोकना पड़ता है कि प्लीज तुम चुप रहो, तुम मत इन्हें टोको। क्योंकि यहाँ पर छोटे बच्चे, खास तौर पर एन, जो किसी भी बड़ों को टोकने और बड़ों को समझाने की हिमाकत उसे नहीं करनी है, भले ही उनकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी हो, यानी कि भले ही वो कुछ बहुत ही बकवास, बहुत ही बेहुदा चीजें बोल रहे हों, कर रहे हों, कुछ भी, एनीथिंग। तो जॉन और मिस्टर क्लीमैन को अज्ञातवास में छुपे या भूमिगत हो गए लोगों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। वे जानते हैं कि हम अपनी जैसी हालत में जी रहे लोगों की बातें जानने के इच्छुक हैं। हमें उन सब की तकलीफों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं, और उन लोगों की खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आजाद कर दिए गए हैं। भूमिगत होना और अज्ञातवास में चले जाना अब आम बात हो चुकी है। हाँ,
कई विरोधी दल भी हैं जिसे फ्री नीदरलैंड, जो नकली पहचान पत्र बनाते हैं, अज्ञातवास में छुपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं, युवा ईसाइयों के लिए काम तलाशते हैं। कितनी हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद के लिए कितना काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारी मदद करने वालों का है, जो हमारी आज तक मदद करते आए हैं, और उम्मीद यही है कि वे हमें सुरक्षित किनारे तक ले आएंगे। इसका कारण यह है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनकी किस्मत भी हमारी जैसी हो जाएगी। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हम उनके लिए मुसीबत हैं। वे रोजाना ऊपर आते हैं, पुरुषों से कारोबार, राजनीति की बातें करते हैं, महिलाओं से खाने और युद्ध के समय की मुश्किलों की बात करते हैं, बच्चों से किताबों और अखबारों की बातें करते हैं। वे हमेशा खुश दिल दिखने की कोशिश करते हैं, जन्मदिनों और दूसरे मौकों पर फूल और उपहार लाते हैं, हमेशा हर संभव मदद करते हैं। हमें ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। ऐसे में जब लोग दूसरे जर्मनों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी दिखा रहे हैं, हमारे मददगार रोजाना अपनी बेहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारा दिल जीत रहे हैं। अजीब अजीब कहानियां चल रही है, उनमें काफी सच भी है। कभी मिस्टर क्लीमैन गेडरलैंड में भूमिगत हो चुके आदमियों और पुलिस वालों के बीच हुए फुटबॉल मैच का जिक्र कर रहे थे। हिल रसम में नए राशन कार्ड जारी किए गए ऐसे लोगों को जो अज्ञातवास में रह रहे हैं, राशन खरीदने की सुविधा हो सके। अगर राशन कार्ड ना हो तो एक कार्ड के लिए 60 गल्टर देने पड़ते। जिले में अज्ञातवास में रह रहे सभी लोगों से रजिस्ट्रार ने आग्रह किया कि वे फला दिन एक अलग मेज पर आकर अपने कार्ड ले जाएं। इस सबके साथ ये ख्याल रखना पड़ता कि किस तरह की चालाकियों को जर्मनों को हवा ना लगे। फिर से डायरी का एक पेज और यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट 29 मार्च 1944, 29 मार्च 1944। अब फिर से बुधवार का दिन है और एनी फ्रैंक अपनी जो डायरी है उसका पेज लिख रही है। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि वे युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा, और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे जासूसी कहानी समझेंगे। मैं सही बता रही हूँ। युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे, और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसी डर जाती हैं, अब देखो ना। पिछले रविवार 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इजुमुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां, या हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई है। तुम्हें इन सब की कुछ खबर नहीं है। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती हैं। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है। जो वहाँ की परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब हैं। तो एन फ्रैंक अपनी डायरी के माध्यम से उस युद्ध के बारे में, उस अत्याचार के बारे में लिख रही हैं। और छोटे छोटे बच्चे 8, 10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं। 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फिरी मिलेगी।
चोरी किए गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा पुर्जा गायब हो गया। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है, सब भूखे हैं। नकली कॉफी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता। अभी और क्या देखना बाकी है? पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है, बच्चे बीमार हैं या भूख से बेहाल हैं, सब लोग फटे पुराने कपड़े, घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं। ब्लैक मार्केट में जूतों का नया तला 7.50 गिल्टर का मिलता है। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा और इस बीच जूता गायब हो चुका होगा। तो बहुत ही ज्यादा खराब परिस्थिति उस वक्त की थी। वो कहती है इसका लाभ यह भी हुआ कि खाना जितना खराब होता जा रहा था, बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही थी। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल भेज देते हैं। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं। तुम्हारी एन। तो फिर से एन फ्रैंक की डायरी का यहाँ पर एक और पेज खत्म हुआ। अब मंगलवार 11 अप्रैल 1944। मेरी प्यारी किट्टी, मेरा सर घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं। जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था। शुक्रवार यानी कि गुड फ्राइडे को हम मोनापोली खेल खेलते रहे। शनिवार भी हम यही खेल खेले। दिन पता नहीं चला कैसे बीत गए। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। तेज गोलाबारी शुरू हो गई। मशीन गनें चल रही थी। मर्द लोगों का यही कहना था, बाकी लोगों के लिए यह सब कुछ शांत था। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया। 5:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए और हम 6 बजे तक रहे। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोज़ार्ट संगीत बज रहा था। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता। और रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए। हम दोनों आराम से बैठ सके, इसीलिए मुझे जो भी कुशन सामने नजर आया मैं ऊपर लेती गई। हम एक पेटी पर बैठ गए। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थी। मोची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वान दान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डिसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए। बिल्ली और मिसेस वान दान हमारे साथ थे। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था। डिसेल इसीलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे। बदला लेने की नियत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रश घुसेड़ दिए, लेकिन जब मिस्टर डिसेल ने तय किया कि आज जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रश निकाल लेने पड़े। इस छोटे से प्रहसन पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए, लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाजा खटखटाया और पापा से कहा कि वे जरा ऊपर आएं। उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। मैंने मार्गरेट से कहा, तय है पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है।
जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही है। पिताजी मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए। मार्गेट, माँ और मिसेज वानदान में ऊपर इंतजार करते रहे। चार डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती है। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना, हम बातों में लगी रही। उसके बाद का मामला है, मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया। घड़ी ने 9:45 बजाए। हमारे चेहरों के रंग उड़ चुके थे। इसके बावजूद भी हम डरे हुए थे। हम शांत बने रहे। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज कैसी थी? क्या वे लोग सेंधमारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ इंतजार कर सकते थे। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आई। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। पहले वे भीतर आए। उनके पीछे मिस्टर वानदान, बत्तियां बंद कर दो, दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ, पुलिस के आने की आशंका है। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा। बत्तियां बुझा दी गई। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। हमें कुछ बताने वाला कोई नहीं था। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। वे चारों 10:10 तक वापस ही नहीं आए। दो लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। सीढ़ियों के बीच आने वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। बुक केस बंद कर दिया गया था। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया जब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। पीटर अभी सीढ़ियों पर ही था जब उसने जोर के दो धमाके सुने तो वह नीचे गया। देखता क्या कि गोदाम के दरवाजे से बाईं तरफ आधा फट्टा गायब है। वह लपक कर ऊपर आया और होम गार्ड्स को चौकन्ना किया। वे चारों लपके लपके नीचे गए। जब वे गोदाम में पहुंचे तो सेंधमार अपने धंधे में लगे हुए थे। बिना सोचे समझे मिस्टर वानदान चिल्लाए, पुलिस! बाहर भागने की आवाजें आई। सेंधमार भाग चुके थे। फट्टे को दोबारा उसकी जगह पर लगाया गया ताकि पुलिस को इस गैप का पता न चले। लेकिन अभी भी एक पल भी नहीं बीता था कि फट्टा फिर वापस नीचे गिर गया। पुरुष लोग सेंधमारों की ढिठाई पर हैरान थे। मिस्टर वानदान और पीटर गुस्से के मारे थरथराने लगे। मिस्टर वानदान ने दरवाजे पर कुल्हाड़ी का एक जोरदार प्रहार किया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। एक बार फिर फट्टे को उसी जगह पर जमाया गया और एक बार फिर उनका यह प्रयास निष्फल कर दिया गया। बाहर की तरफ से एक आदमी और एक औरत टॉर्च की रोशनी फेंकते दिखाई दिए। क्या मुसीबत है? उन आदमियों में से एक बुनबुनाया। लेकिन अब संकट यह था कि उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। अब वे पुलिस के बजाय सेंधमारों वाली हालत में आ गए थे। चारों लपक कर ऊपर आए। डिसेल और मिस्टर वानदान ने डिसेल साहब की किताबें उठाई। पीटर ने दरवाजा खोला, रसोई तथा प्राइवेट ऑफिस की खिड़कियां खोली, फोन को नीचे फर्श पर पटका और आखिरकार चारों बुक केस के पीछे पहुंचने में सफल हो ही गए। तो ये उस दिन की बात एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखी। अपनी डायरी के कुछ पन्नों का हिस्सा इसे बनाया। नेक्स्ट डे, मंगलवार 13 जून 1944। फिर से अब एन फ्रैंक अपने बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया और इस हिसाब से अब मैं 15 बरस की हो गई हूँ। मुझे काफी सारे उपहार मिले हैं। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास की पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्टें, एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब और मार्गेट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट और वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम और डिसेल की तरफ से बायोमाल्ट और मीठे मटर, मीएम की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियां और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे हुए चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को यह उपहार जुटाने में ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं
और उफान पर समुद्र के बावजूद हमने शानदार तरीके से अपने हमले शानदार तरीके से जारी हैं। कल चर्चिल, स्मट, आइजनहावर और आर्नोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टारपीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है डर किस चिड़िया का नाम है और वो जन्मजात बहादुर है। हमारी एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की थाह पाना बहुत मुश्किल था। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिरकार अपनी कमर कस ही ली और अपने मकसद को पूरा करने के लिए वे निकल पड़े। जो लोग ये दावे कर रहे थे कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं है, नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर हैं। उनके तर्क का कारण इतना भर है कि ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आजाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आजाद करना चाहिए, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों को हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांगे। डच ईस्ट इंडीज को उनके सही हकदारों के हाथों में सौंपे, थके टूटे हारे लूटे पीटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों की भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत होता, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। ऐसे सभी डच लोग अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं और उसके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकारों को ताने मारते हैं, उन्हें कायर कहते हैं। इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं। एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए ताकि हमारे जंग लगे दिमाग खुले और उनमें जोश आए। तो अब यहाँ पर एनी फ्रैंक अपनी डायरी के माध्यम से उस समय जो भी चीजें चल रही थी, ब्रिटिश, जर्मन, इन सभी जो पड़ोसी देश हैं, हॉलैंड, तो इन सारी देशों में जो खलबली मची हुई थी, जो सारी चीजें चल रही थी, जो लोगों के बीच का व्यवहार चल रहा था, तो उसके लिए एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में इस बात को यहाँ पर नोट किया है। वो कहती हैं कि मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूं जितना लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूं, लेकिन एक फर्क है कि मैं जानती हूं कि मैं खुद को बदलना चाहती हूं, बदलूंगी और काफी हद तक बदल चुकी हूं। तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से यह सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक घुसेड़ू और अपने आप को 30 मार खा समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? क्या मैं ही अकेली अक्खड़ हूँ या वे सब ही हैं? यह सब वाहियात लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैं ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतनी मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले दो लोग हैं, मिसेज वानदान और डिसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़बुद्धि हैं, मूर्ख
जिसके आगे कोई विश्लेषण लगाने की जरूरत नहीं। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये दो जड़मती मिसेज वांदान और मूर्खाधिराज डिसेल। मिसेज वांदान मुझे इसीलिए मूर्ख समझती हैं क्योंकि मैं उनकी जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा अक्खड़ है। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं क्योंकि उनकी पोशाकें और भी ज्यादा छोटी पड़ गई है, और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही तीसमा खा समझती हूँ क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज्यादा बोलती हैं जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती। ये सब डिसेल पर भी फिट होती है, लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहां आग होगी धुआं भी वहीं होगा। और मुझे यह मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना मैं अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती है तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है कैसे होगी इससे मुक्ति। जब तक एन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता मुझे कोई नहीं समझता। यह वाक्य मेरा हिस्सा है, बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि संतावना के 2 बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश कोई होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला, इसीलिए तलाश जारी रहेगी। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो। नहीं क्या किट्टी, मैं मानती हूँ कि यह सच है कि पीटर मुझसे प्यार करता है, गर्लफ्रेंड की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन कई बार मुझे रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है और मैं नहीं जानती कि वे कौन सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके पीछे जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है कि इसका कारण यह है कि मैं अगर उसके कमरे में 1-2 दिन के लिए न जा पाऊं तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है। धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसकी बातें करना और इस तरह की और कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वादा किया कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। तो इस तरह एनी फ्रैंक, क्योंकि उनकी जो आयु है वो 15 वर्ष की है, वो एक किशोरा अवस्था में वो है। तो जैसे कि मैं ये चीज पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि जो ये उम्र होती है इस समय पर बच्चों में क्या होता है कि उनको अपनी ही सारी बातें ठीक लगती हैं। उन्हें लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है या मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इस वजह से माता पिता और बच्चों में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार बच्चे अपने माता पिता को नहीं समझना चाहते या नहीं सुनते हैं, और माता पिता क्योंकि उस टाइम पे वो अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इस कारण माता पिता और बच्चों में विरोधाभास भी उत्पन्न हो जाता है और वो बच्चे सोचते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में हो जिससे हम अपनी सारी मन की बातें, अपनी जो बातें हैं उन्हें शेयर कर सकें और उनको उनके विरुद्ध जाने वाला कोई ना हो, उनको समझने वाला कोई ना हो। तो एनी फ्रैंक भी सेम कंडीशन में यहाँ पर है। तो वो कहती हैं कि मेरे जीवन में भी अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति आया नहीं है क्योंकि जो मेरी बातें सुने। तो क्योंकि जो पीटर है वो उनका फ्रेंड है, तो वो अपनी किट्टी से कहती हैं कि तुम क्यों पीटर के नाम से आश्चर्य क्यों हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि पीटर मेरा फ्रेंड है, पीटर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उसकी भी कई चीजें हैं जो मुझे निराश करती हैं, उसकी भी कई आदतें हैं जो मुझे निराश करती हैं, मुझे परेशान करती हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि जो हमने वादा किया है कि हम
कभी झगड़ेंगे नहीं, कभी हम उस पर टिके रहेंगे। और पीटर जो है वो शांति प्रिय और सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। तो इस तरह वो कहते हैं कि शायद अगर पीटर मेरी चीजों, मेरी बातों को समझे, मेरी भावनाओं को समझे, तो वो एक ऐसा मेरा मित्र बन सकता है। तो बच्चों, आज की डायरी के पन्नों में हमने एनी फ्रैंक द्वारा लिखी गई जर्मन, हॉलैंड और इन सभी देशों के बीच जो कुछ विवादित मुद्दे चल रहे थे, उनके बारे में उन्होंने अपनी इस डायरी में बताया है। और उन्होंने ये भी यहाँ पर बताया था कि वहाँ के जो उनके मंत्री थे, उन्होंने रेडियो पर एक अनाउंस किया था। उन्होंने कहा था कि जब ये सारे युद्ध जब खत्म हो जाएंगे, तो युद्ध पर लिखी गई जो ये डायरियां हैं, ये सारी चीजें हैं, इनको प्रकाशित किया जाएगा, इनको एकत्रित किया जाएगा। तो आज एनी फ्रैंक की डायरी आपको इसी कारण पढ़ने को मिल रही है, क्योंकि उनके जो पिताजी थे, क्योंकि उनकी माता को, उनकी बहन को और उनके पिताजी को, उन चारों को वहां से यानी कि जो बाकी सारे 8 लोग थे, सबको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको कैद खाने में डाल दिया गया था, जहां से उनके पिताजी को सबसे पहले उनसे अलग किया गया था और बाद में उनकी माता को भी उनसे अलग कर दिया गया था। और फिर उन दोनों बहनों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी तरह से एन फ्रैंक की इस डायरी को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।